गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के पार्ट फर्स्ट की नेशनल इनकम से जुड़ी उदाहरणों के बारे में बात होगा और आज हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और इनका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम ये चीज सीखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं। ये पढ़ने से पहले कल हम हमारा छोटा सा एक पार्ट था वो बच गया था, उसको पढ़ते हैं फिर इस पे आगे बात करते हैं। की आर्थिक विश्लेषण, ये हमारा कल रह गया था। छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे बात करते हैं इस पर। देखो कल हमने बात कही थी कि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण, स्थिति की जो आर्थिक विश्लेषण है ये दो प्रकार के होते हैं, व्यष्टिगत और समष्टिगत। हमने बात की थी इसी प्रकार से प्रावल्य की आर्थिक विश्लेषण ये भी व्यष्टिगत और समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण ये दो प्रकार के विश्लेषण। कल हमने स्थिति की आर्थिक विश्लेषण पढ़ा था। ये अर्थशास्त्र के व आर्थिक विश्लेषण, अर्थशास्त्र के व आर्थिक विश्लेषण जिनमें बिना किसी बाधा के या समय रहित के संतुलन का हम अध्ययन करते हैं, उसे स्थिति की आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। उसे स्थिति की आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा था कि ये विश्लेषण दो प्रकार के, व्यष्टिगत और समष्टिगत स्थिति की आर्थिक विश्लेषण। आज इसके बाद में हमने कल ये पढ़ा था तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण, तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण। इसमें हमने कल दो संतुलन बिंदुओं का अध्ययन किया था कि दो संतुलन बिंदु में तुलनात्मक अध्ययन किया था, कौन सा संतुलन अच्छा है कौन सा नहीं है। इस बात का हमने इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत अध्ययन किया था। और इससे आगे का जो हिस्सा है वो है प्रावल्य की आर्थिक विश्लेषण। इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं और ये हमारा आज का टॉपिक था। और आज भी एक बच्चा कल का बचा हुआ था जिसे आज पूरा करते हैं। ये कल का कुछ बचा हुआ हिस्सा था जिसे आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अर्थशास्त्र के व आर्थिक विश्लेषण है जिसमें एक समय अवधि का बड़ा महत्व होता है। अर्थात अर्थशास्त्र के व आर्थिक विश्लेषण, कौन से विश्लेषण? आर्थिक विश्लेषण जिसमें समय अवधि का बड़ा योगदान होता है।
योगदान होता है। ऐसे आर्थिक विश्लेषण जिसमें समय अवधि का बड़ा योगदान होता है उसे प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि एक निश्चित समय में जितने भी जो अर्थशास्त्र के परिवर्तन आएगा अगर उनका अध्ययन किया जाए तो प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। ये भी दो प्रकार के हैं, व्यष्टिगत और समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण। व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की बात करते हैं। विश्लेषण की बात करते हैं तो जैसे एक प्राविधिकी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, ये प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण है, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास किसी गुड्स का की प्राइस और क्वांटिटी दी हुई हो, व्यष्टिगत प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण। ये इसका जैसे मान लो ये किसी गुड्स का डिमांड है या सप्लाई है, यहाँ पर इस प्राइस पर इस क्वांटिटी पर ये इक्विलिब्रियम है सब, यानी कि इस कीमत पे इस मात्रा पर ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ O X ये YX ऐसा ही होता है। अगर आप मान लो प्राइस डिमांड में चेंज है और सप्लाई में भी चेंज है और नया इक्विलिब्रियम बन गया है E1। अब यहाँ से यहाँ Q से Q1 तक जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ये चेंज एक निश्चित समय अवधि में आया। ऐसा तो हो नहीं कि आज के 20 साल में और आज की अर्थव्यवस्था एक जैसी थी। पिछले आजादी के 50 साल में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन को आने के लिए 50 वर्ष का समय लगा। ऐसा तो था ही नहीं कि आजादी के दिन भी हम ऐसी अवस्था में थे जैसी आज की अवस्था में। तो प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण में इस बात का अध्ययन करते हैं कि ये यहाँ से इस बिंदु पर ये परिवर्तन क्यों आया, इसका क्या कारण है। अर्थात इसमें हम समय अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और इस पर कोशिश करते हैं कि यहाँ से यहाँ किस प्रकार गति किया है, यहाँ से यहाँ किस प्रकार से गति किया है और गति करने के पीछे कारण क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और ये गति की दर क्या है और कैसी है, विकास के लिए किस प्रकार से है। ये व्यष्टिगत प्राविधिकी आर्थिक विश्लेषण है। अर्थात E से E1 तक जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही प्राविधिकी व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण है। अगर हम इन विश्लेषणों को समष्टिगत दृष्टिकोण से देखें तो हम इनको इस प्रकार समझ सकते हैं। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, यहाँ y बराबर हम C प्लस S को मान लेते हैं, C प्लस S। यहाँ एग्रीगेट डिमांड है C प्लस I, इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम है भाई, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम है। ये नया हमारा एग्रीगेट डिमांड AD1, ये पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था अब यहाँ हो गया। इस इक्विलिब्रियम में जो परिवर्तन आता है
देखो ये आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट कर्व है जिसके बारे में बताया गया है। मान लो पहले इक्विलिब्रियम में था, एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के कारण इक्विलिब्रियम ही हो गया। प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण इस बात का अध्ययन करते हैं कि यहाँ से यहाँ क्यों आया, यहाँ से यहाँ क्यों आया। मान लो ये पहले एग्रीगेट डिमांड था, इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा आई चेंज किया। क्या चेंज किया? डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, तो ये इतना बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड है, फिर इतना एग्रीगेट डिमांड चेंज किया, ये बढ़ गया, इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ से यहाँ निवेश में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आया ये, और ये डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में चेंज, इन्वेस्टमेंट चेंज में और यहाँ से यहाँ परिवर्तन आया। अगर इस बात का अध्ययन करें तो ये प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण है। कौन सा विश्लेषण है? ये प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण है। यहाँ ए से A1 तक जाना, ये प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण का उदाहरण है कि यहाँ से यहाँ हो गया। ये समष्टिगत प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण थे। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस प्रकार की परिभाषाओं पर अधिक जोर दिया है और बताने का प्रयास किया है कि इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उतार चढ़ाव या परिवर्तन आते हैं, उतार चढ़ाव या परिवर्तन आते हैं। ये इनकी कुछ परिभाषाएं थी और डेफिनेशंस थी प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण। मैं एक साथ तीनों चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझें और समष्टि और दृष्टिकोण में। देखो हाँ जी, यहाँ पे ये ई है। जब किसी ऐसे संतुलन का अध्ययन करना जो एक निश्चित हो, जिसमें कोई समय अवधि नहीं हो, ऐसे आर्थिक विश्लेषण को स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। और ये समष्टि कॉन्सेप्ट में है, समष्टि कॉन्सेप्ट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का प्रयोग करते हैं। अगर ये एक संतुलन है और इस एग्रीगेट डिमांड में चेंज करते हैं, एडी में चेंज करते हैं और ये E1 तक जाता है, Q से Q1 ये मानो पर चेंज हो गई आगे। इन दोनों में तुलना करें और इस बात का अध्ययन करें कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ऐसे आर्थिक विश्लेषण तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाते हैं। कैसे विश्लेषण कहलाते हैं? तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाते हैं। लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ किस प्रकार से गया, इसमें परिवर्तन किस प्रकार से आया। अगर इस परिवर्तन का जो अध्ययन करते हैं कि पहले इतना इन्वेस्टमेंट कैसे डालने परिणाम हुआ, फिर इतना इन्वेस्टमेंट कैसे परिणाम हुआ, ये चेंज है डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई, यानी इसमें इतना चेंज किया तो इतना परिवर्तन आया, इतना चेंज किया तो ये परिवर्तन आया। यानी कि यहाँ से लेकर ई से लेकर E1 तक जाने की अगर प्रक्रिया का अध्ययन करें तो ये प्रारंभिक आर्थिक विश्लेषण है। तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण जिसमें दो बिंदुओं के मध्य तुलना की जाती हो। स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण ऐसे विश्लेषण जिनका संबंध एक निश्चित संतुलन से होता है, जिसमें समय रहित आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। अब दो चीजें बढ़ती हैं, एक है समय रहित, समय रहित और समय रहित। अगर समय रहित आर्थिक विश्लेषण की बात किया जाए तो ऐसे विश्लेषण स्थितिकी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थितिकी। और समय अवधि वाले विश्लेषण की बात करें तो ये प्रारंभिक है।
कैसे विश्लेषण है? प्रायोगिकी आर्थिक विश्लेषण है। ये याद रखना, ये आपका 2 मार्क्स का वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपके क्वेश्चंस आना है और ऐसा बनता है। तो एक बार देख लेना और डिसाइड कर लेना कि आपको किस प्रकार के आंसर देने हैं। अगर स्थिति की पूछे तो समय रेखा अवधारणा, प्रायोगिक पूछे तो समय अवधि संबंधी अवधारणा, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में एक बार देखें और विचार करें और समझने की कोशिश करें कि ये विश्लेषण किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के काम में आते हैं। समय रहित, समय अवधि से प्रायोगिकी, आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, ये ऐसे कुछ विश्लेषण है जिनका हम अध्ययन समय के आधार पर करते हैं। इनके अलावा आज हम राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं जिनका हम अध्ययन करते हैं। आज से बच्चों राष्ट्रीय आय शुरू हो गई है, तो अगले कुछ दिन मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ये अभी समझ में नहीं आया तो ये अवधारणाएं कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा मन लगाकर ध्यान से इनको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये अवधारणाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले बात करता हूँ नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय NI। अगर राष्ट्रीय आय को सामान्य अर्थ में समझा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि एक वर्ष की अवधि में, कितनी वर्ष की अवधि में? एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों के द्वारा अर्जित की जाने वाली इनकम होती है। इसके संबंध में अलग अलग विचारों के अलग अलग अवधारणाएं, जिसमें एक लिखती है फिशर। अकॉर्डिंग टू फिशर, असल फिशर ये कहते हैं कि एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय है, ऐसा फिशर कहते हैं। फिशर क्या कहते हैं कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा फिशर महोदय ने बताया। फिशर महोदय ने कहा कि ये राष्ट्रीय आय है, ऐसा हम मानते हैं। मेनली इस कॉन्सेप्ट का कहना यही है कि एक देश के द्वारा एक साल भर की अवधि में, एक साल की अवधि में जो उसके द्वारा अर्जित किया जाता है वो उसकी नेशनल इनकम। और सही बात है, और ये बात भी होनी चाहिए। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है मोटे तौर पर, फिशर अकॉर्डिंग टू फिशर। और राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं, जिसमें पहली अवधारणा है मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति।
पहली अवधारणा कौन सी है? मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति। GNP एट नॉमिनल प्राइस। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति ये GNP एट मार्केट प्राइस या नॉमिनल प्राइस, मार्केट प्राइस। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ इसे तो ये कहना चाह रहा है एक वर्ष की अवधि में देश के द्वारा किया जाने वाला सभी किए जाने, एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा किया जाने वाला सभी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य मौद्रिक GNP कहलाती है। मूल्य मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहलाती है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति क्या कहती है? एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी ऐसा मूल्य जिसको मुद्रा के रूप में हम काउंट कर सकें, उनको हम सकल राष्ट्रीय मौद्रिक उत्पत्ति कहते हैं। ये इसका एक डेफिनेशन था और आपको याद रखना है कि जो उत्पादन होता है उस बाजार कीमतों से गुणा कर दें, यानी कि जो राष्ट्रीय उत्पादन को और बाजार कीमतों से गुणा करते हैं तो हमारे पास सकल देश की राष्ट्रीय उत्पत्ति आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति या रियल GNP। या वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ये अवधारणा कहती है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को आधार वर्ष की कीमतों से गुणा करके प्राप्त करते हैं।
देखो वास्तविक जीएनपी या रियल जीएनपी कहते हैं इसे, रियल जीएनपी। रियल जीएनपी कहता है कि एक वर्ष की अवधि में, किसकी, एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा जितने भी सभी वस्तु, जितने भी जो अंतिम वस्तुएं हैं, उन अंतिम वस्तुओं को आधार वर्ष की कीमतों से अगर गुणा कर दे तो हमारे पास वास्तविक जीएनपी आ जाएगा। और सही अर्थों में वास्तविक जीएनपी एक देश का विकास का एक पैमाना है। मौद्रिक जीएनपी कई कारणों से बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविक जीएनपी सिर्फ उत्पादन बढ़ने के कारण ही बढ़ती है। तो वास्तविक जीएनपी का बढ़ना एक देश के विकास का सूचक है, और ये इसकी डेफिनेशन है। एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को आधार वर्ष बेस ईयर से गुणा की कीमतों में गुणा कर देते हैं। यानी कि उस साल जिस साल आधार वर्ष था उसकी उस वस्तु की क्या कीमत थी उसे गुणा कर दें तो हमारे पास वास्तविक जीएनपी आ जाएगा। मौद्रिक जीएनपी क्या है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को, वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मौद्रिक जीएनपी कहते हैं। जबकि वास्तविक जीएनपी है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के द्वारा सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को यदि आधार वर्ष की कीमतों से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, वास्तविक जीएनपी। अब आगे है जीएनआई डिफ्लेटर, या जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनआई डिफ्लेटर ये एक अनुपात होता है जो वास्तविक जीएनआई और मौद्रिक जीएनआई के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जीएनआई एट नॉमिनल प्राइस, जीएनआई एट नॉमिनल प्राइस, जीएनपी एट बेस प्राइस या जीएनआई बेस प्राइस। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस अपॉन जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी का रेशो। ये हो जाएगा जीएनपी डिफ्लेटर हो जाएगा ये, और जीएनपी डिफ्लेटर रेशो, जीएनपी एट बेस प्राइस। अगर मैं जीएनआई डिफ्लेटर निकालने की बात करूं तो जीएनपी एट नॉमिनल प्राइस। अगर इसे हिंदी में कहें तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद।
एक रेशो जीएनपी का एक डिफ्लेटर है। इसी प्रकार से ये भी इसमें एक संबंध को दर्शाता है कि ये एक प्रकार के संबंध हैं। ठीक है, तो ये जीएनपी डिफ्लेटर जीएनआई है। अब इनसे कुछ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इन दोनों से। ये कई बार न्यूमेरिकल नंबर देके पूछते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है, ये 2016 में पूछा गया सवाल था जीएनपी एट मार्केट प्राइस या एट नॉमिनल प्राइस, एट नॉमिनल प्राइस 1000 करोड़, रियल जीएनपी 900 करोड़, कैलकुलेट डिफ्लेटर, फाइंड आउट जीएनपी डिफ्लेटर आपको फाइंड आउट करना है। ऐसी कंडीशन में जो नॉमिनल जीएनपी है या मौद्रिक सकल राष्ट्रीय जीएनपी है, ये 1000 अपॉन 900 आपको इसे डिवाइड करोगे तो लगभग कितनी बार, ये 1.1 टाइम कुछ ऐसा होगा, और ये आपका 1.1 आपका डिफ्लेटर हो जाएगा, जीएनपी डिफ्लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीएनपी डिफ्लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्लेटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, आपसे तीन चीजें पूछ सकते हैं, जीएनपी एट नॉमिनल प्राइस, जीएनपी एट या रियल जीएनपी, और आगे पूछ सकता है जीएनपी डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर ऐसा पूछ सकता है। एक एग्जांपल न्यूमेरिकली एग्जांपल है जीएनपी डिफ्लेटर 1100, रियल जीएनपी 1000, डिफ्लेटर कैलकुलेट करना या फाइंड आउट करना, क्या करना, फाइंड आउट करना। तो जीएनपी एट नॉमिनल प्राइस में रियल जीएनपी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, रियल जीएनपी से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका डिफ्लेटर आ जाएगा। जैसे 1100 अपॉन 1000, 2 से 2 मल्टीपल 1.1 समथिंग ये आना है, तो ये आपका डिफ्लेटर हो गया। अगर जीएनपी जो डिफ्लेटर है, इसको अगर जीएनपी डिफ्लेटर को वास्तविक जीएनपी से गुणा करते हैं तो हमारे पास मौद्रिक जीएनपी रहेगा। क्या रहेगा, मौद्रिक
जीएनपी, ये याद रखना, ये स्टार आगे से अपने पास रखना संभाल के कि ये कि अगर जीएनपी डिफ्लेक्टर को वास्तव जीएनपी से गुणा करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा। और आगे ये है कि अगर ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। बाकी इसकी जो जितनी भी अवधारणाएं थी उसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से आगे चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। कुछ नहीं है, छोटी सी बेसिक अवधारणाएं है। नॉमिनल प्राइस पे जीएनपी ज्ञात करना हो तो एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उसको वर्तमान कीमतों से गुणा करते हैं तो आपका नॉमिनल प्राइस पे जीएनपी आ जाएगा। रियल जीएनपी कैलकुलेट करना हो तो एक देश में जितना भी उत्पादन होता है उसको आधार वर्ष की कीमतों से गुणा कर देंगे तो हमारे पास वास्तविक जीएनपी आ जाएगा। और डिफ्लेटर ज्ञात करना हो तो दोनों में डिवाइड कर देंगे, नॉमिनल जीएनपी को रियल जीएनपी से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट है। धन्यवाद, आपको ये पसंद आएगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।